नमस्कार साथियों, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर 904 हिंदी मीडियम में। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो लोग मॉक टेस्ट नहीं लिख रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। और ये चौथा पेपर है जिसको मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने के लिए आई हूँ और प्रोबेबली द लास्ट है। उसके बाद हम फेस टू फेस मिलेंगे। ये सिर्फ अभी तक इसलिए कि जो लोग दूर दराज से बैठे हुए प्री की तैयारी के साथ में मॉक लिख रहे हैं उनकी हेल्प के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आंसर्स मैं कैसे लिखती हूँ और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेपर कोड 904 चीरवा अभिलेख के बारे में पूछा गया था। देखिए, हिस्ट्री सबकी कॉमन है, फैक्ट सबको सेम पता होते हैं। लिखने के लिए मैंने कैसे शुरू किया, चीरवा। अब आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था तो आई मेंशन्ड उदयपुर जस्ट टू शो कि आई नो वेयर इट इज। सेकेंड थिंग कि एक मंदिर से प्राप्त, फिर मैंने संस्कृत लिख के उसको अंडरलाइन कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया ताकि दूर से दिख जाए कि इसकी लैंग्वेज क्या थी। 512 श्लोकों के इस शिलालेख से मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल वंशीय शासकों, विष्णु मंदिरों, इन सब की जानकारी मिलती है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको बोल्ड कर दिया और 15 शब्दों में निपटा दिया इस क्वेश्चन को। अगला सवाल था रंग महल के ऐतिहासिक महत्व के बारे में लिखिए। तो रंग महल है कहाँ? रंग महल है हनुमानगढ़ जिले में। फिर कौन सी नदी के किनारे? फिर तीसरी बात, ये कौन से युग की थी? कांस्य युग, ताम्र युग सभ्यता थी। चाक पर बने हुए बर्तन मिले और इसमें चावल उगाया जाता था। मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी सिविलाइजेशन याद करें तो याद रखिएगा कि उसके किसी शहर से कौन सी नई खास बात मिली थी, उसी पे बेस्ड उसको याद कीजिए, कोरिलेट करके। नेक्स्ट है राजस्थान में लौह युगीन सभ्यता के 4 स्थानों के नाम लिखिए। राजस्थान बहुत रिच रहा है कि यहाँ सभी प्रकार की सभ्यताएं मिली हैं। 4 सभ्यताओं में पहली सुनारी ब्रैकेट में झुंझुनू, दूसरा जोधपुरा ब्रैकेट में जयपुर। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो समझ लीजिए आप नंबर का स्कोप कम कर रहे हैं खुद के लिए ही। फिर ईसवाल इन उदयपुर और रेड इन टोंक। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि शब्द मतलब कम ही है, 15 पूरे नहीं हुए, तो आप इसको लिख सकते हैं प्राचीन भारत का टाटानगर। प्राचीन भारत का टाटानगर। नेक्स्ट इज मारवाड़ की पन्नाधाय। इस पे सवाल बनना लाजमी है, इस पे प्री में भी सवाल बनना लाजमी है क्योंकि इस पर एक स्कीम भी लॉन्च की हमारी राजस्थान सरकार ने। ये था गौराधाय, इनका नाम था, तो इसलिए मैंने गौराधाय लिख करके और ब्लैक पेन से लिखा सो दैट आंसर देखने वाले को पता हो कि भाई मैं गौराधाय की बात कर रही हूँ। तो 2 में से 2 नंबर का स्कोप बन रहा है। फिर जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की धाय थी ये, उनका लालन पोषण किया और इन्होंने भी अपने पुत्र का बलिदान देकर के अजीत सिंह की जान बचाई थी। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा, इनके नाम पर हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक योजना भी चालू की है। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक व्यवस्था में अक्षपटलिक के कार्यों को बताइए। प्रशासनिक व्यवस्था सिलेबस का हिस्सा, तो अक्षपटलिक के कार्य भी लिखने होंगे। पहला कार्य तो ये था, देखिए ब्रैकेट, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है तो 2 बुलेट तो लिख दीजिए। कार्य पूछे हैं, लिमिट तो है नहीं 4 कार्य 5 कार्य, तो कम से कम 2 जरूर लिखिए और बुलेट्स में लिखिए। नेक्स्ट है पट्टा रेख और भर्तु रेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये अंतर स्पष्ट करने लायक 4 बिंदु पता नहीं है तो इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी ये हो कि दोनों को आप इस प्रकार से लिखिए और इनके बारे में जो आपको जानकारी आती है वो लिख दीजिए। अब छोड़ दीजिए एग्जामिनर पे कि तुम ही डिफरेंशिएट करते रहो, भाई हमने तो लिख दिया। आगे चलते हैं। मारवाड़ के सामंतों की 4 श्रेणियाँ। मारवाड़ में सामंती व्यवस्था बहुत अच्छे से हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक में भी डिस्क्राइब्ड है। उसमें लिखा हुआ है कि 4 श्रेणियाँ थी, राजवी, सरदार, मुत्सद्दी और गनायत। फिर है मुख्तियार। मुख्तियार भरतपुर के राजकीय प्रशासन में राजा के बाद सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति था, उसको मुख्तियार कहते थे। इसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, बापीदार कृषक कौन कृषक थे, यानी किस प्रकार के कृषक थे? तो ये वो कृषक थे जिन्होंने, इनको खुद काश्तकार भी कहते थे, जो खेती की जाने वाली भूमि का स्थायी स्वामित्व रखते थे और जोत के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना भी इनका काम था और लंबे समय तक वो रहवासी हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लोज थी उनकी। अगला बीकानेर एक दिग्दर्शन, क्रांतिकारी साम्राज्य
आई एम सॉरी, क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए राजस्थान में, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पैम्पलेट था जिसके अंदर बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी के दमनकारी नीतियों का आलोचना की गई थी और बंटवा दिया गया था। इसके फलस्वरूप हुआ क्या, स्वामी गोपाल दास, चंद्रमोहन बेहड़ और सत्यनारायण सर्राफ को जेल में डाल दिया गया था। आगे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजाओं के द्वारा की गई संधि के दुष्परिणाम क्या थे? बहुत सारे थे, इसलिए मैंने यहाँ 4-5 यहाँ लिखे हैं। फिर दूधवा खारा किसान आंदोलन, तो मैंने लिखा दूधवा खारा ब्रैकेट में चुरू। और फिर लिखा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या टर्म आएगी, चौधरी हनुमान सिंह जी आएंगे और ईयर आएगा। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ लिखा है चौधरी हनुमान सिंह और उसको बॉक्स में डाल दिया है। इट इज़ जस्ट अ वे टू ब्रिंग द फोकस टू द फैक्ट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान मेहराब खान और जयदयाल की भूमिका बताइए। इन दोनों का नाम हम पढ़ते हैं कोटा के साथ जोड़ करके। अब ये देखिएगा कि आपने ये याद कर लिया कि दोनों कोटा से थे, और फिर कोटा में क्या क्या हुआ वो आपको याद है, तो सबको इकट्ठा कर दीजिए। क्या हुआ, 1857 की क्रांति, कोटा राज्य, विद्रोह की ज्वाला, कैप्टन बर्ट की हत्या, और 6 महीने तक इन्होंने कोटा के ऊपर विद्रोहियों का शासन रहा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको मैंने लिखा, बॉक्सेस में डाला, अंडरलाइन किया, ब्लैक पेन से लिखा। नेक्स्ट इज, रियासतों के संबंध में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के विशेषताएं बताइए। अब ये कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, तो दोबारा डालने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा ये फैक्ट, लेकिन ये फैक्ट इंपॉर्टेंट था कि उसकी अध्यक्षता करी किसने, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उसकी अध्यक्षता करी, और उन्होंने सभी लोगों को कहा था कि आप उत्तरदायी शासन की मांग कीजिए और राजनीतिक गठबंधन अपने स्तर पर भी बनाइए। अगला सवाल, जेंटलमैन एग्रीमेंट, आज़ाद मोर्चा जो है वो जेंटलमैन एग्रीमेंट का बाई प्रोडक्ट था बेसिकली। तो और आप जब इस फैक्ट को याद करें अपने नोट्स में तो लिखिएगा इस प्रकार से, जेंटलमैन एग्रीमेंट, और फिर लिखिए कौन से साल में किस किस के मध्य, तो ये हुआ था मिर्जा इस्माइल प्लस हीरालाल शास्त्री जी के बीच, और उसके बाद में आपको लिखना है कि कारण क्या था, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब आप लिखें भारत छोड़ो आंदोलन तो आगे लिख दीजिएगा क्रॉस, यानी इसमें भाग नहीं लेना है, ये एग्रीमेंट था। अब जो लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए थे वो असंतुष्ट थे कि भाई आपने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया और हम महात्मा गांधी का साथ ही नहीं दे पा रहे हैं, तो उन लोगों ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन कर लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो ये आपको इसके गठन के पीछे का मुख्य कारण लिखना था, तो कारण यही था कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किया गया। पर मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आंसर बनेगा कैसे, उसके लिए आपके पास में ऐसे कुछ कंटेंट पहले से रेडी हो जिसको आपने पढ़ा हो कई बार और याद किया हो। आगे है डाबड़ा कांड, डाबड़ा डीडवाना में है और डीडवाना नागौर का हिस्सा है। फिर कब हुआ, 13 मार्च 1947 को। क्यों, मारवाड़ लोक परिषद एवं किसान सभा के द्वारा डाबड़ा में कोई किसान सभा आयोजित की गई और उसमें गोलियां चलाई गई, उसके कारण से 12 किसान मारे गए, इसलिए डाबड़ा कांड फेमस है। और ये आज़ादी से जस्ट कुछ ही महीने पहले की घटना है, इसलिए भी फेमस है। आगे चलते हैं, गागरोन के दुर्ग की विशेषताएं। यहाँ भी मैंने वही मेरा फेवरेट मेथड ऑफ राइटिंग, गागरोन दुर्ग को बॉक्स में बंद किया और इसके बारे में जो कुछ भी पता था उनको इस प्रकार से लिख दिया। अब मैंने इसके बारे में देखिएगा 8 फैक्ट इंक्लूड किए हैं। लाइनें तो 3 ही मिली थी, तो अगर एक लाइन के 2 डिस्ट्रीब्यूशन करते तो भी 8 फैक्ट नहीं लिख सकती थी। मैंने यहाँ किया तो 8 फैक्ट 16-17 शब्दों में आ गए। अगला, सांझी लोक कला के बारे में बताइए। सांझी लोक कला देखिए, कुमारी लड़कियाँ, सफ़ेद दीवार, गोबर से माता पार्वती, बस ये 3 शब्द याद रखने आपको सांझी के मामले में, और आपका ये आंसर हो गया। अगला, दप्पू खां मणियार कौन थे? ये रिसेंटली न्यूज़ थे क्योंकि इनका देहांत हो गया था कोरोना के पीरियड में, और ये जैसलमेर के ख्यातनाम कलाकार थे
कामायचा के उस्ताद कहलाते हैं और मूमल गाना इनका बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने इनफैक्ट यूएसए के व्हाइट हाउस में जाकर के भी अपना एक शो किया था। अगला है चारण साहित्य की किन्हीं 4 कलाकृतियाँ, ये तो कोई भी लिख सकता है। यहाँ आते हैं रासो। रासो के बारे में राजस्थानी साहित्य के संदर्भ में रासो को समझाइए। तो पहले तो बताना है कि रासो होता क्या है। तो रासो इस राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया काव्य ग्रंथ था। दूसरा, वीरतापूर्ण उनके जो कार्य हैं उनका वर्णन था। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो। अगला सवाल, दादू जी। संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर क्यों कहते हैं? क्यों, कारण बताना है। तो कारण में क्या आएगा? कबीर ने क्या काम किया था पहले वो याद कर लीजिए। कबीर जी ने क्या था, सुधार की बात करते थे, धर्म में जो आडंबर हैं उनका विरोध करते थे और सर्वधर्म संभाव, इनफैक्ट जातिगत जो डिफरेंसेस है उनको भी ख़त्म करने की बात करते थे। तो दादू जी भी यही करते थे। वो सुधारवादी थे, आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानते थे और कहते थे परम ईश्वर की खोज कीजिए। तो यानी परमत्व की खोज की ओर उन्मुख थे, इसीलिए इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। यदि आपने, मान लीजिए आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो या महा आरपीएससी में लिख रहे हो और सवाल ऐसा आ गया और आप नहीं याद कर पा रहे हो दादू जी कौन थे या कब आए, लेकिन किसी से जब कोरिलेट करवाया जा रहा है, कबीर जैसा बनाया जा रहा है, तो कबीर जी की विशेषताएं लिख दीजिए, वो दादू जी की विशेषताएं हो जाएंगी। लेकिन इन क्वेश्चंस को छोड़ने का बिल्कुल भी प्रयास मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत गलत कदम होगा। सवाल तो कोई छोड़ना ही नहीं है। अगला, सुगाली माता। ये 2 तरीके से संबंधित हैं। 1857 की क्रांति में ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी थी और दूसरा आउवा के किले में इनकी मूर्ति थी। अब इनकी मूर्ति की खास विशेषता ये है कि 10 सिर हैं, 57 हाथ हैं। तो 57 भुजाओं और 10 सिर वाली ये माता जो है, ये इन्होंने, लोग कहते हैं कि इन्होंने सबको आशीर्वाद दिया उन क्रांतिकारियों को, और वो उनका नाम लेकर के जोश से आगे बढ़ रहे थे। ये आज के दिन है कहाँ ये मूर्ति? पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी गई है। जॉर्ज अब्राहम गिरेसन, इनके बारे में तो जब भी हम राजस्थान का भाषा, बोली, ये सब कुछ पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़ते हैं। अगला सवाल है गणेश्वर सभ्यता। जब 5 नंबर के सवाल आते हैं तो मुझे लगता है कुछ नया करने का स्कोप रहता है, और 10 नंबर तो मेरा फुल फ्लेजेड फेवरेट सेक्शन है। गणेश्वर सभ्यता, अब उस पर एक टिप्पणी करनी है। टिप्पणी कैसे होती है? थ्योरेटिकल, पॉजिटिव, नेगेटिव, रिमार्क, कंक्लूजन। लेकिन आरपीएससी से नंबर को बांटने का तरीका है 5 नंबर का सवाल, कम से कम 5 बुलेट। तो मैंने तो जो टिप्पणी है उसको भी बुलेट्स के फॉर्मेट में लिखा है। अगला, 5 फरवरी 1615 को हुआ क्या था? महाराणा अमर सिंह और मुगलों के बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। यानी वर्षों का, कई दशकों का जो संघर्ष था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, वो समाप्त हो गया था इस संधि के बाद से। ये संधि कब हुई? 5 फरवरी 1665 को। किस किस के मध्य? तो महाराणा अमर सिंह, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया, और मुगल। लेकिन मुगलों में कौन? जहांगीर। फिर इसमें कुछ क्लॉजेस थी कि महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उनका बेटा आएगा, यानी रुद्रराज आएगा। दूसरा, चित्तौड़ का राज महाराणा को वापस सौंप दिया गया। किले की मरम्मत, चित्तौड़ के किले की मरम्मत कराने की परमिशन नहीं मिली, और मुगल सेना मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेगी, ये भी उसमें एक क्लॉज थी। आगे चलते हैं। जैसलमेर का ढाई साका, खूब बार आरपीएससी ने पूछा है और मुझे लगता है आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। तो ये सबको याद रखना चाहिए कि ढाई साके का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है साके का मतलब होता है केसरिया पुरुषों द्वारा, जौहर महिलाओं द्वारा। तो अभी आई हैव टोल्ड कि 2 तो पूरे हो गए थे, 1 नहीं हुआ था, यानी आई हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन। फिर जैसलमेर का पहला साका कब हुआ? जब मूलराज के समय पे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। तो मूलराज, खिलजी, आप याद कैसे कीजिएगा? आप अपने नोट्स बनाए, उसमें कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जैसलमेर ढाई साका। ये पेन कुछ चीज़ों को स्किप कर रहे हैं। पहला, दिमाग नहीं लगाना है, मूलराज और
खिलजी, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी होंगे, सब जगह उन्होंने आतंक मचाया था। दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक, रावल दुहा, तो सिर्फ फिरोज शाह लिखिए, तुगलक फिरोज शाह एक ही हुए हैं, वो तुगलक ही हैं। फिरोज शाह, रावल दुहा, बस। और तीसरे साके में आप लिख दीजिए हाफ, तीसरा या फिर हाफ। ये कौन सा है? इसमें राव लूणकरण सर थे, तो राव लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लूणकरण सर। साथ में कौन? अमीर अली। अब होगा क्या, जीत जाएंगे लेकिन ये लूणकरण सर की मृत्यु हो जाएगी, तो इसकी वजह से आप सिर्फ लिखिए महिलाएं, जौहर और क्रॉस लगा दीजिए, बस। अब इन शब्दों में आपके सारे जैसलमेर का 2.5 साका फिनिश हो जाएगा। अब आप जब इस प्रकार के नोट्स रखते हैं और सवाल ऐसा जाता है तो इसको आसानी से इधर आप एलिब्रेट कर सकते हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं आप उनको हाईलाइट कर लीजिए। आगे चलते हैं। राजस्थान की सामंत व्यवस्था में ग्रासियों और भूमियों के महत्व को बताइए। अब इसे बहुत सारा कंटेंट किसी भी बुक में नहीं मिलता है। जब हमें पता है वी आर शॉर्ट ऑफ कंटेंट, वी आर शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, देन इट इज़ एडवाइजेबल टू राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट। हर जगह 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, हमें इंटेलिजेंटली प्ले करना है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है, कंटेंट कम है और उसको बस शब्दों का रूप देकर के बढ़ाना है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको बस बॉक्सेस में डाल दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठाकुर भूपति शासन की ओर से, और इस तरीके से लिख दीजिए। चले अगला सवाल। अगला सवाल है, मध्यकालीन राजस्थान में भू राजस्व की दृष्टि से भूमि के प्रकारों का वर्णन दीजिए। तो भूमि के 2 प्रकार थे, खालसा भूमि और जागीर भूमि, और जागीर भूमि के 4 प्रकार थे। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको लिख दिया। अगर आपको लगता है कि प्री के हिसाब से कंटेंट इंपॉर्टेंट है तो आप इसे अपने नोट्स कुछ बस कीवर्ड वाले नोट्स बना लीजिए। अगला, गोविंद गुरु से रिलेटेड। गोविंद गुरु को कई जगह गोविंद गिरी नाम से भी संबोधित किया गया है। ये इंटरचेंजेबली यूज नेम्स हैं। अब इनके बारे में खास बात क्या थी, मेरे नोट्स में मैंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है, गोविंद गिरी, और लिखा है 1905 संप सभा। इसी के साथ में लिखा हुआ है 1913 मानगढ़, और लिखा हुआ है भील। कई जगह लिखा हुआ मिलता है 1200 भील मरे, कई जगह आता है 1500 भील मरे, तो बस भील मारे गए, ये शब्द लिखा है। दूसरा शब्द मैंने लिखा है भगत आंदोलन के बारे में। तो जब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही थी तो मुझे वो वाला ही कंटेंट याद आ रहा था जो मैंने अपने नोट्स में पढ़ा था। अब उन्हीं के इर्द गिर्द इस आंसर को फ्रेम करना था। सो हाउ डिड आई स्टार्ट? आई स्टार्टेड बाय सेइंग गोविंद गुरु ने 1905 में संप सभा की स्थापना की। दूसरा मैंने लिखा उन्होंने भीलों में सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति पैदा की। फिर लिखा कि वांगड़ प्रदेश में आदिवासी भीलों के उद्धार के लिए प्रतिबद्ध थे। फिर मैंने लिखा भगत आंदोलन, फिर मैंने लिखा मानगढ़ सभा, और फिर मैंने लास्ट में लिखा कि भीलों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्न किए और उनको उनके मूल अधिकारों से जागरूक करवाया। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना फैलाने में महिलाओं की भूमिका लिखिए। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल 10 नंबर के भी आ सकते हैं। तो आपके पास टिप्स पे कुछ नाम होने चाहिए। आप नाम कहाँ से निकालेंगे? तो जैसे हम किसान आंदोलन पढ़ते हैं, उसमें आता है सीकर में एक आंदोलन हुआ, उसमें अंजना देवी थी, नारायणी देवी थी, उत्तमा देवी थी, ठाकुर शायद वो ठाकुर किशोरी की वधू थी। तो आप इन नामों को एक बार संकलित कीजिए और फिर फ्रेम करना शुरू कीजिए अपने आंसर्स को। तो सबसे पहला जो मैंने लिखा वो था कि एक लाइन का इंट्रोडक्शन कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना और नागरिक अधिकारों के लिए अनवरत चले हुए आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका जो है श्लाघनीय थी, यानी बहुत ही शानदार थी। फिर शुरू हो गए बुलेटिन नोटेशन। पहला बुलेट अजमेर के प्रकाशवती सिन्हा, दूसरा नोटेशन रतन शास्त्री, अंजना देवी, नारायणी देवी, तीसरे में किशोरी देवी और उत्तमा देवी, चौथे में
1942 की क्रांति में रामपुरा पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस कोतवाली के ऊपर बच्चियों ने वो किया था, अधिकार कर लिया था, तो उनका भी छात्राएं जो हैं वो लेखनीय हैं। तो और फिर सबसे लास्ट में बोल्ड में लिखा है भील बाला कालीबाई, जिन्होंने अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इस प्रकार से 5 नंबर के सवाल में मैंने 5 बुलेट्स दे दी है और इंट्रोडक्शन के साथ। आगे चलते हैं। देश हितैषणी सभा और वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का उल्लेख कीजिए, या इनके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। जब बहुत स्पष्ट फॉर्मेट में अंतर 1 to 1 नहीं हो तो इस तरीके से लिखिए, देश हितैषणी सभा और वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। बेसिकली काम दोनों का यही था कि शादी से रिलेटेड जो भी कुरीतियाँ हैं, जो चाहे मैरिज की जो एज है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने से रिलेटेड, दहेज को छोड़ना, त्याग के संबंध में प्रावधान, वो सब कुछ। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्रों का योगदान। समाचार पत्र हम बहुत सारे याद करते हैं, प्री में तो स्पेशली याद करते हैं कि कौन सा अखबार कहाँ से छपता था और उसके एडिटर कौन थे, कब बनाया गया था। तो अब जब समाचार पत्रों के बारे में पूछा जाएगा, 5 नंबर का सवाल, 5 बुलेट तो लिखनी ही है। पहला शुरू कीजिए आप कि बिजोलिया आंदोलन के अत्याचारों का वर्णन प्रताप अखबार में छपा। ये प्रताप कानपुर से छपता था। फिर 1920 में पथिक जी ने राजस्थान केसरी अखबार चालू किया, तो उसमें भी फिर वही लिखेंगे किसान आंदोलन। तीसरा, आदिवासी और किसान आंदोलन को एक मंच मिल जाता है जब वो न्यूज़पेपर में चीज़ें छप जाती हैं। चौथा, ये 1923 में तरुण राजस्थान अखबार छपा। और 5वां, हरिभाऊ उपाध्याय के त्याग भूमि में गांधी विचारधारा का प्रतिपादन होता था। तो इस प्रकार से समाचार पत्रों का योगदान जन चेतना के लिए मेंशन किया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है 15वीं शताब्दी के पश्चात महल स्थापत्य में मुगल प्रभाव को देखा जा सकता है। तो जितना मुझे याद आ रहा है 1527-28 वो वाला टाइम था जब बाबर इंडिया में जगह जगह मतलब बहुत सारे युद्ध लड़ रहे थे, एक्वायर करते हुए घूम रहे थे। तो जब ये वाला टाइम हमें याद आता है तो हमें ये याद आता है कि उसी के बाद में तो मुगल एम्पायर बना था। तो मुगल एम्पायर में होगा क्या, मुगलों का प्रभाव बनेगा। अब मुगलों ने तो नॉर्थ से शुरू किया और इनफैक्ट बहुत नीचे साउथ तक चले गए थे अपना आधिपत्य जमाते हुए, बहुत सारों के साथ संधियाँ की। तो जब संधियाँ करते हैं तो भी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव आता है। अब मुगलों का प्रभाव होता किस प्रकार का है, उसमें छोटे बाग, बेल बूटे, संगमरमर का बहुत ज़्यादा प्रयोग। फिर जब आप ये चीज़ लिख रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है मैंने, उदयपुर के महलों में अमर सिंह का महल, कर्ण सिंह का महल, जगत सिंह का महल, इनमें प्रभाव दिखता है। और प्रभाव में क्या आता है, मेहराब, मीनारें और गुंबज। फिर कछवाहों यानी हमारा जो आमेर का किला है जयपुर में, उसमें भी दिखता है दीवाने आम और दीवाने खास में मुगल स्थापत्य कला। तीसरा, बीकानेर के। अच्छा, इसमें एक बात और कहना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है ये याद नहीं आता कि ये मुगल काल का है या नहीं है। बॉस 1528 के बाद में बने हुए भी अभी तक बचे हैं, उससे पुराने कोई किले बचे नहीं है छोड़ के चित्तौड़गढ़ के किले को। और चित्तौड़गढ़ में भी बहुत सारा नया जो कंस्ट्रक्शन है वो उसमें मुगल प्रभाव है। तो आपको जितने नाम याद आ रहे हैं जिस जिस जगह के, वो सब लिख दीजिए, वो कहीं ना कहीं उन पर मुगल इफेक्ट है। इवन हमारी चित्रकला पे भी है। तो यहाँ मैंने लिखा जोधपुर का फूल महल, बीकानेर का कर्ण महल, अनूप महल, रंग महल, इन सभी पे प्रभाव देखने को मिलता है। अगला सवाल है शेखावाटी की हवेलियाँ। सवाल, शेखावाटी क्षेत्र की हवेली स्थापत्य पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत देर से ऐसा चल रहा था, बहुत बुझी बुझी सी कॉपी थी, और मैं सोचती हूँ कि कॉपी ऐसी होनी चाहिए जिसको देखते एग्जामिनर सोचे वाह क्या लिखा है या वाह क्या प्रेजेंट किया है। तो यहाँ वो थोड़ा स्कोप मुझे लगा, चलो लिखते हैं ऐसा। ऑल्दो टिप्पणी पूछी गई है, फिर भी टिप्पणी की जितनी डायमेंशंस हैं उनको मैंने इस प्रकार से पैक किया है। अब टिप्पणी में क्या होगा, आप विशेषताएं लिखेंगे, चैलेंजेस लिखेंगे, वो ही मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। जैसे भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है और पूरे विश्व में विख्यात है। भित्ति चित्रों को फ्रेस्कोबुनो कहते हैं या आला गीला कहते हैं। गीले प्लास्टर के ऊपर वो पेंट किया जाता है और नेचुरल कलर यानी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल। फिर इसे कुछ उदाहरण, जो झुंझुनू में उदाहरण है, नवलगढ़ में, मंडावा में और जो चिड़ावा में, बिसाऊ में, वो सब लिख दिए। फिर लिखा कि बनाए किससे गए,
बलुआ पत्थरों से, ईंट से, चूने से, कास्ट से और ढलवा लोहे से। फिर चुनौतियाँ लिखनी ज़रूरी थी क्योंकि टिप्पणी पूछी है। तो चुनौतियों में ये कि अधिकांश ने होटल का रूप ले लिया है और जो कन्वर्ट नहीं हो पाई वो खराब रख रखाव के कारण खराब होती जा रही हैं। यहाँ मैंने लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स फ्रॉम सीकर, लाइक बियानी जी की हवेली, फिर रामगढ़ में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर की हवेली और गोयका की हवेली। ये हम डिस्कस यहाँ क्यों कर रहे हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, लास्ट टाइम का जो RS मेंस के क्वेश्चंस थे उनमें से करीब करीब 60% क्वेश्चंस डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड समय की टेस्ट सीरीज से थे और उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मैंने समय का एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा था और ये रीज़न रहा कि मेरे 449 मार्क्स आए। दूसरा, हमेशा इतने, मतलब मैं नहीं कहूँगी हमेशा मैं इतना ही स्कोर कर रही थी। जब मैं शुरू में लिखना शुरू किया था तो मेरे मार्क्स आते थे 70, 72, 75, 80, 82 और इन 80-82 को 100, 110 तक ले जाने के लिए बहुत सारे मॉक लिखे थे और हर बार मुझे कमेंट जो है वो नए मिलते थे। इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, नहीं, सारे ही कैंडिडेट्स की कॉपी बहुत अच्छी होती थी। तो यहाँ आपसे डिस्कस करने का मेरा जो मोटो ये है कि अधिक से अधिक लोग जुड़िए, देखिए। हर वीकेंड पे मैं टेस्ट आपके साथ डिस्कस करने के लिए आती हूँ और आपकी कॉपी देख के कमेंट भी देती हूँ कि आपकी कॉपी में ये और अच्छा किया जा सकता था। इवन छोटे छोटे बहुत छोटी बारीकियाँ, जैसे पेन के इंक लीक कर रही हो तो कौन सा पेन इस्तेमाल करो, आपको सीधे लाइनें कहाँ खींचनी चाहिए, टेबल कहाँ बनानी चाहिए, किसको अंडरलाइन करो, किसको बॉक्स में डालो, और कैन वी गो बियॉन्ड द मार्जिन, कैन वी स्टार्ट अर्ली, कैन वी मेक 2 लाइन्स आउट ऑफ 1 लाइन। जैसे कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें स्पेस ही 3 लाइनों को मिला और 5 नंबर का सवाल था वो। तो आपके पास कंटेंट तो बहुत सारा होगा और 5 नंबर आपको एक्चुअली बाध्य कर रहा है एग्जामिनर को कि देखो मैंने बहुत अच्छा लिखा है, कम से कम 4 तो ज़रूर दे के जाइए आप। तो उसके लिए आपके कंटेंट का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और वो कैसे होगा उसके लिए आई एम आस्किंग यू टू कम एंड जॉइन मी। ये मेरा शायद लास्ट डिस्कशन है, उसके बाद हम ऑनलाइन समय के टेस्ट पेपर्स को डिस्कस नहीं करेंगे आपके साथ में, उसको हम यही डिस्कस करने देंगे। आई वॉन्ट टू सी यू हियर इन सम्यक। आगे चलते हैं। ब्लू पॉटरी को बनाने की प्रक्रिया, इस बार प्रक्रिया आई थी मोलेला वाली। तो कौन सी नई बात है? मोलेला के पास में GI टैग है, हमारी जयपुर की ब्लू पॉटरी के पास में भी है, इसका भी पूछा जा सकता है। तो ये उसकी प्रक्रिया है। थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। अगला सवाल है जयपुर शैली की चित्रकला। अब ये देखिए मैंने इसको प्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 बुलेट्स। खासियत, हाथियों की विविधता, आम के पेड़, कौन कौन से विषय, कलात्मक भित्ति चित्र कहाँ कहाँ हैं, और एक फेमस चित्रकार का नाम, किस राजा ने पेट्रोनाइज किया, और वो सब कुछ। तो यानी किन किन डायमेंशंस में आपको कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो सब कुछ। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप आंसर कैसे लिखें। आता सबको बहुत कुछ है। अगला, गुड़ला त्योहार का ऐतिहासिक आधार। अब ये इतिहास है, इसमें कोई बुलेट्स नहीं हो सकती, इसलिए एक पैराग्राफ फॉर्मेट में है। लेकिन फिर भी औरों से क्या अलग किया है मैंने, ये देखिएगा। कोसाणा का अंडरलाइन, सातल देव ब्लैक में, हाकिम मल्लू खां बॉक्स में, चैत्र कृष्ण तृतीया बोल्ड में, और छिद्रयुक्त घड़े ये भी बोल्ड में लिखा है, सो दैट दूर से दिख जाए कि ये 4-5 फैक्ट जो है मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आपके पढ़ने की इच्छा नहीं है एग्जामिनर महोदय, कोई बात नहीं, आप फैक्ट देख करके मुझे मार्क्स दे जाइए। अगले 2 क्वेश्चंस, LP टेसिटोरी, इनके बारे में तो मतलब जितना आपको पता है वो सब लिख दीजिए। जैसे मुझे जितनी बातें पता थी सिर्फ ये कि एक इटालियन विद्वान थे, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कैलकाटा की ओर से ये नियुक्त किए गए थे, और फिर उसके बाद में जोधपुर के कार्यक्षेत्र बनाकर के इन्होंने बहुत सारे हस्तलिखित ग्रंथों का सर्वेक्षण किया, और एक ये और एक ये, इन 2 कथाओं का उन्होंने इटालियन भाषा में अनुवाद भी किया। तो ये LP टेसिटोरी के बारे में जितना मुझे याद आया उतना मैंने लिख दिया। अगला है लोक देवियाँ। ये अच्छे सवाल हैं, ये सवाल हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इसमें लिखने के कुछ तरीके हो सकते हैं। एक तो सीधा इस फॉर्मेट में लिखा, दूसरा आप कैसे लिख सकते हो,
लोक देवियां, और जैसे इंट्रोडक्शन लिखा है वैसा का वैसा। फिर पहले प्रकार की लोक देवी जो कि किसी एक राजवंश की कुल देवी हैं, तो आप लिखिए राजवंशों की कुल देवी। उसके बाद में आप दूसरे नंबर पे लिखिए, आपने देखा होगा कुछ राजवंशों की आराध्या देवी भी हैं, जैसे आमेर की जो शीला माता हैं वो कछवाहा राजवंश की आराध्या देवी हैं, तो आप लिखिए आराध्या। फिर तीसरा आप लिखिए जाति या वर्ग विशेष की देवी, जैसे अग्रवालों की देवी नारायणी माता को कहते हैं। मीणा समुदाय के लिए जो आराध्या देवी हैं, उनकी जो कुल देवी हैं वो जीण माता हैं सीकर वाली। तो इस प्रकार से वर्गीकरण कीजिए। लेकिन जब मैं इसका ऐसे वर्गीकरण करने के बारे में सोच रही थी तो मुझे सिर्फ 3 ही सेगमेंट याद आए। तो बैक ऑफ माई माइंड ये चल रहा था कि मुक्ता 3 सेगमेंट लिखोगे तो 5 में से 3 ही नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम स्कोर। अब उस 3 में से कुछ मिलेगा। सो दैट्स वाई व्हाट आई डिड, आई मेंशन दिस एज 1 पैराग्राफ, और जो इंपॉर्टेंट थे उनको अंडरलाइन, बॉक्सेस और वो सब कुछ काम किया है। सो इट्स अ कॉल ऑन यू, आप क्या करना चाहते हैं। आगे रूपा जी और कृपा जी, जैसे इस बार आए थे डूंग जी और जवाहर जी, वैसे ही रूपा जी और कृपा जी। इनको हम कैसे याद कर पाते हैं, जब हम किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो बेंगू का किसान आंदोलन में आते हैं, जिनमें जागीरदार के आर्थिक शोषण से खिलाफ उन्होंने पंडित नैनूराम के नेतृत्व में आंदोलन किया, और 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। ट्रेंच ने वहाँ पर गोलियां चलवा दी, और इम्पोर्टेंट था कि ये दोनों वहाँ शहीद हो गए। तो ये हमारे राजस्थान के किसान आंदोलन के, बेंगू किसान आंदोलन के 2 शहीद हैं, कि दोनों धाकड़ संप्रदाय से थे, और धाकड़ वहाँ पे विशेष प्रभुत्व रखने वाला संप्रदाय था, सेक्शन ऑफ सोसाइटी था। आगे चलते हैं। यहाँ हम सिर्फ एक ही बड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी यूएसपी है, मैं आपको सामने आऊँगी तो ही बताऊँगी। तो चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा एक महान सैन्य कमांडर, एक महान विद्वान और एक महान निर्माणकर्ता थे। तो 3 सेक्शंस हो गए, एक तो उनका सैन्य कमांडर, एक वो विद्वान, और तीसरा वो बिल्डर थे। इनके इस आंसर को लिखने के लिए हाउ डिड आई स्टार्ट? आई स्टार्टेड बाय सेइंग कुंभा को कटार, कलम और कला की त्रिवेणी कहते हैं। बात तो वही हुई, बस उसके 3 नए नाम और दे दिए। फिर ये कि वो 1433 में मेवाड़ के शासक बने और महान सैन्य कमांडर, फिर वापस वही लिख दिया, सैन्य कमांडर, विद्वान और निर्माणकर्ता थे। अब ये निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। स्पष्ट होता मतलब आपको 3 डायमेंशन में कवर करना है। तो पहला डायमेंशन मैंने लिखा महान सैन्य कमांडर, और फिर लिखा कि वो क्यों महान सैन्य कमांडर थे। तो आप कुछ स्पेशल याद नहीं आ रहा है तो ये तो याद रख सकते हैं कि सैन्य कमांडर की विशेषताएं क्या होती हैं। भाई वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, और इकट्ठा कर करके उनके कलेक्टिव एफर्ट को जीतने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हुआ क्या, ये देखिए, उन्होंने अपनी योग्यता से राज्य की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया। दूसरा, रणकपुर के शिलालेख के अनुसार कुंभा ने क्या क्या जीता। क्यों? क्योंकि अगर सैन्य कमांडर होगा तो अपने राज्य का विस्तार करेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों पे आधिपत्य करेंगे। तो इनके आधिपत्य के क्षेत्र थे सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजय मेरू, आबू, बूंदी, मंडलगढ़ और बहुत सारे। तो वो मैंने नाम लिख दिए। फिर डायमेंशन आता है कुंभा एक महान विद्वान। तो जब हम कुंभा को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं, और जो खुद विद्वान होता है वो विद्वानों को संरक्षण भी देता है। तो कुंभा ने, वो एक विद्या अनुरागी शासक थे। अब उस टाइम पे कोई पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, वो वेद पढ़ लेगा, मीमांसा पढ़ लेगा, और इनके अलावा देखिए स्मृति पढ़ लेगा, उपनिषद पढ़ लेगा, राजनीति और व्याकरण पढ़ लेगा। उस टाइम यही बुक्स थी, आत्मकथाएं तो किसी की थी नहीं। फिर कुंभा ने क्या क्या लिखा, उन्होंने चंडी शतक की व्याख्या लिखी, गीत गोविंद की टीका लिखी और संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। अब कुंभा को कुछ उपाधियां दी गई हैं बिकॉज ऑफ हिज कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, उनका वर्णन मैंने यहाँ लिख दिया। थर्ड डायमेंशन था कुंभा
कुंभा एक महान निर्माण करता। तो हम जानते हैं कि कुंभा ने करीब 32 दुर्गों का या तो निर्माण करवाया या जीर्णोद्धार करवाया। उनमें से कुछ के नाम लिख दीजिए। फिर न केवल मंदिर, न केवल किले, उन्होंने मंदिर बहुत सारे बनवाए और संरक्षण दिया मंदिर बनाने वालों को, ज़मीनें अलोकेट की। तो वो सारे मंदिरों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। फिर कुंभा की खास बात क्या है? कुंभलगढ़, जहाँ 36 किलोमीटर लंबी जो उसकी दीवार है, वो दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, उसको ज़रूर लिखना चाहिए। तो मैंने उसको भी लिखा है। अब वी स्टार्टेड विद वन स्टेटमेंट, सो वी हैव टू कंक्लूड एज वेल। सो हियर हाउ आई कंक्लूडेड। अतः कहा जा सकता है कि कुंभा मेवाड़ के सबसे विख्यात एवं कुशल शासक रहे हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जहाँ पे मैंने बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। इससे पहले जो मैंने डिस्कशन किया था वो पैरेलली 1-to-1 हिंदी और इंग्लिश सेशन से। इंग्लिश के लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छी क्लासेस और सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज यहीं चलती है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आकर के समय के क्लासरूम में फेस टू फेस ज्वाइन करें। सो डू ज्वाइन मी और मेरी तरह सफल बनिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉइन द ब्रिगेड ऑफ सक्सेसफुल पीपल एट समवैक। नमस्कार।